कल हमारी चर्चा हो रही थी टॉपिक फोर्थ के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन का। तो आप सब समझ गए होंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है। सरकार की ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में उदारता बरती जाना, ढील देना, उन नियमों में थोड़ा छूट दे देना, लिबरल हो जाना, इलास्टिक हो जाना। तो सरकार की ऐसी नीति को ही क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए कि जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों के तहत कार्य तो करना है, किंतु किसी भी ऐसे इंटरप्रेन्योर को, ऐसे साहसी को, ऐसे उद्यमी को कार्य करने में गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई ताकि ऐसे उद्यमी विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए, फर्म्स, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए उत्साहित हो, प्रेरित हो, उन्हें इंकरेज किया जाता है। यानी सरकार की ऐसी नीति, जिस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के संबंधित नियमों में थोड़ी सी उदारता बरती जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है, और ताकि विभिन्न प्रकार के जो उद्यमी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट का कार्य करें। अधिक से अधिक जब इन्वेस्टमेंट का कार्य करेगा तो नेचुरली अधिक से अधिक रोजगार का अवसर सृजित होगा। आज जो लॉकडाउन को लेकर के जो 5 महीना, 5.5 महीना से जो स्थिति बनी हुई है, अब धीरे धीरे सरकार, हालांकि स्थिति अभी बहुत अनुकूल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी चूंकि अर्थव्यवस्था इतनी पीछे अभी है कि उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको फिर उबारने के लिए उस प्रेशर को मजबूर होकर के जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए धीरे धीरे उन नियमों में शिथिलता बरत रही है, ताकि विभिन्न प्रकार के जो कार्यों का संचालन, संपादन क्रमशः होने लगे, ताकि धीरे धीरे इकोनॉमी फिर ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि विगत 5 महीनों से लगभग स्थिति बिल्कुल ठप थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के दृष्टिकोण से, जिसके कारण लगभग अधिकांश विभाग, डिपार्टमेंट्स प्रभावित हुआ है। किंतु सरकार की ये जो नीति रही इस प्रकार से, उसके पीछे यह कारण रहा है कि सबसे पहले हमें यहाँ की जनता को का जीवन को सुरक्षित रखना। पहला कार्य, यदि जीवन सुरक्षित रहेगा, जान बची रहेगी, तो फिर अर्थव्यवस्था को तो देर से ही सही अंततः ट्रैक पर आना ही है, प्रयास किया ही जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम जन सामान्य की स्थिति को, जन सामान्य के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो इसीलिए इस प्रकार की नीति अपनाई गई। अब है कि धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में, स्टेट में, प्रोविंस में अब थोड़ा थोड़ा इसमें ढिलाई दी जा रही है, ताकि पुनः जन सामान्य अपने अपनी गतिविधियों में, इकोनॉमिक गतिविधियों में सक्रिय हो सके, और क्रमशः देश का जो इकोनॉमी है वह आगे बढ़ने का कार्य शुरू हो जाए इकोनॉमी में।
तो इसीलिए मेरा बताने का तात्पर्य यह था कि नियमों में ढील दिया जाए, नियमों में उदारता बरतना। मैंने कल ही बताया था कि पहले अभी ये प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की बात होती है। कुछ एक गिने चुने उंगली पर क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति थी कि आज से 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंसिंग सिस्टम जो प्रक्रिया थी उसमें कठिनाई होती थी जन सामान्य को। मैंने कहा था कल भी कि स्वयं अपने विद्यालय के लिए इसलिए रहा है कि सरकार से पहले मान्यता लेना होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट काफी दौड़ना पड़ा, चक्कर आना आवश्यक है, उस टेबल पर जाइए, उस टेबल पर जाइए, वहां जाइए, ये लाइए, वो लाइए, मतलब टालने की प्रवृत्ति थी। किंतु आज देखा जा रहा है कि जो भी ऐसे संबंधित व्यक्ति हैं लाइसेंस लेने के लिए वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास फाइल लेके जाते हैं तो बड़े ही सहज तरीके से, आसानी से ये लाइसेंसिंग में सहयोग मिल पा रहा है। ये उसी का नतीजा है लिबरलाइजेशन का कि नियमों में ढिलाई दे करके अधिक से अधिक व्यक्तियों को सभी विभाग में, किसी भी प्रकार का विभाग क्यों हो, उन सारे विभागों में उसको प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना और कॉपरेट करना। तो इसके तहत आज सुविधा हो रही है। इसीलिए धीरे धीरे लोग अपने अपने संबंधित डिपार्टमेंट में अधिक से अधिक पूंजी इन्वेस्ट कर करके रोजगार का अवसर सृजित करके जन सामान को अधिक से अधिक एडवांटेज देने का कार्य कर रहे हैं, स्वयं भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये लिबरलाइजेशन है, सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के नियमों में उदारता बरती जा रही है। इसी नीति को लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिसको मैंने कल स्पष्ट किया। आज पुनः मैं इस कॉन्सेप्ट को आप सबके बीच में डाला। अब है प्राइवेटाइजेशन। सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। सरकार की ऐसी नीति जिस नीति के तहत पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, रूपा बदला जाता है, तो ऐसी ही नीति को क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। यानी सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने की ऐसी नीति को प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहा जाता है। अब अभी कोहराम मचा हुआ है देश में विभिन्न क्षेत्रों से, और विपक्षियों के द्वारा भी जबरदस्त आवाज उठाई जा रही है। विपक्षी का होना बेहद जरूरी है कि सरकार को संभल के सोच विचार करके ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि भूल से भी जनहित के बदले में जन विरोधी निर्णय न हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि वास्तव में सरकार की बहुत गलत नीति, किंतु ऐसा तुरंत निर्णय ले लेने से पहले सबको समझना चाहिए कि इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया जाए, इसके पीछे व्हाट इज द कारण बिहाइंड, व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड इट। तो व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, उसको जानना चाहिए कि वास्तव में वह कारण उचित है क्या, इसको वास्तव में सरकार की नीति को समर्थन करना चाहिए, क्या यह नीति
देश के हित में, जनता के हित में है अथवा नहीं है, इसको जरूर सोचना चाहिए। हाँ, विपक्षियों का कार्य है विरोध करना, किंतु जहां जन कल्याण का कार्य हो तो विपक्षी को कम से कम विरोध नहीं तो शांत जरूर रहना चाहिए। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद आप स्वयं समझ लेंगे कि वास्तव में निजीकरण होना चाहिए या नहीं। आपके ऊपर निर्णय लेने के लिए मैं छोड़ दूंगा, आपको स्वयं निर्णय लेना है कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए, मैं प्रत्येक डिपार्टमेंट पर इशारा करने का प्रयास करूंगा। शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए, एक शिक्षक की सैलरी, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हो, माध्यमिक विद्यालय का हो, या फिर मिडिल विद्यालय का ही क्या हो, मिडिल क्लास का, तो आप देखेंगे कि स्केल पर जो भी है, तो लेक्चरर के ले लिए तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। क्लास कितना लेते हैं? क्लास कितना लेते हैं तो सप्ताह में शायद 2-4 घंटी 5 घंटी यदि क्लास ले ले, महीना में 5 घंटी 6 घंटी क्लास ले ले तो बहुत है। उस महाविद्यालय का, उस विश्वविद्यालय का और उसमें पढ़ने वाले छात्रों का अहोभाग्य माना जाएगा। 5 ठो 7 ठो 10 ठो यानी 10 घंटा कुल मिला के या 15 घंटा कुल मिला के एक महीना में, 15 घंटा कुल मिला करके एक महीना में यदि प्रोफेसर ने लेक्चर दे दिया, वही काफी है उनके लिए। उनको 2 लाख रुपया सैलरी दी जाती है। उसके बाद भी वो शायद संतुष्ट नहीं हो। और हाई स्कूल वगैरह का 1 लाख रुपया 75,000, 80,000, 60,000, इससे कम है ही नहीं। पढ़ाई क्या होती है? हालांकि थोड़ी सी व्यवस्था में कमी मैं मानता हूं, और सरकार की जो कुछ नीतियां हैं, मध्याह्न भोजन है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, टूर योजना है, दृष्टिकोण अच्छा है, किंतु उसको इंप्लीमेंट करने की पद्धति बेहद गलत है। शिक्षक दिन रात वही दाल आटा चावल जोड़ घटा गुना भाग में रहते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में देखिए 6 घंटी 7 घंटी 8 घंटी करके प्रतिदिन कक्षा एनी हाउ क्लासेज होनी है, जिस किसी भी स्थिति में करना है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज है तो बाद के कालखंड में किया जाएगा। 9:30 से लेकर के 3:30 4 बजे तक एनी हाउ हर क्लास में 7 घंटी 8 घंटी क्लास लेना है, पूछताछ करनी है, ट्यूटोरियल क्लास होना है। यही कारण है कि जितने पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट स्कूल के अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, 90% मेरा दावा है कि 90% उनके बच्चे ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। यदि वो अपने से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, अपने से खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो अपने बच्चा को ही पढ़ाए उस स्कूल में रख कर। ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो वो जानते हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो कितना समय देते हैं और ईमानदारी कितनी दिखा रहे हैं। वैसे आप सबों में से यदि किन्हीं के माता पिता शिक्षक हैं, वो लोग ईमानदार हैं, ऐसा मैं मानता हूं। 10%, इसलिए मैंने 10% को रिजर्व रख दिया। 10% आर रियली वेरी ऑनेस्ट पर्सन, नो डाउट, बट 90% आर करप्टेड। उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं रहता है, हाउ टू एस्केप टू देयर ड्यूटी
only and only it is the attitude of almost all employees. जितने एम्प्लॉय हैं अप्रोक्स 90%, मैं 10% की बात नहीं करता, बहुत ईमानदार, बहुत स्कॉलर भी होते हैं, वो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और उसमें भी मैंने कहा कि आप लोगों के जो भी परिवार के सदस्य हैं, रिलेटिव हैं, माता पिता हैं, वो सब यदि एम्प्लॉय, वो सब बहुत ईमानदार आदमी है। चले आइए आप ये शिक्षण डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप स्वयं महसूस करेंगे। मैंने जो उदाहरण दिया है, क्या इसमें सच्चाई है अथवा नहीं है? ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। आजकल तो सोशल मीडिया में इतना ना वायरल हो रहा है कि आजकल तो बहुत लोग देखते भी हैं। पहले किस्सा कहानी सुना करते थे, आजकल देख भी रहे हैं। चलिए आ जाइए, किसको ले एग्जाम्पल में आप ही बताइए, किसको दूं? चलिए आ जाइए, मेडिकल डिपार्टमेंट ले लीजिए। उसमें क्या है, 2 लाख 2.5 लाख डॉक्टर को सैलरी है, किंतु शायद 1 घंटा आकर के यदि अपना समय दे दे तो उस क्षेत्र, उस एरिया वाले के लिए वो सौभाग्य माना जाएगा। किंतु अपना जो निजी प्राइवेट क्लिनिक जो खोले हुए है, उसमें बड़ा पंक्चुअल टाइम दिया हुआ रहता है कि जब निर्धारित समय है उस समय से लेकर के कंटिन्यू जब तक पेशेंट आते रहे, 12, 1, 1:30, 2, 3 बजे रात तक। मतलब ये अधिक पैसा कमाने की चाहत में गवर्नमेंट की ओर से जो उन्हें सेवा करने का अवसर दिया गया है, उसमें बिल्कुल वो केवल कॉरम को पूरा करते, फॉर्मेलिटी को, बाकी उनका पूरा का पूरा समय केंद्रित रहता है अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर। अरे भैया, आपको सरकार वेतन दे रही है, आपको एनी हाउ अधिक से अधिक समय देकर पेशेंट की सेवा करनी है, किंतु ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, 10% उसमें भी मैं मान लेता हूँ कि 10% बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। उसमें से आप लोगों के परिवार के जरूर होंगे, कोई मेडिकल अफसर होंगे तो लेकिन 90% की यही स्थिति है बिहार में, तो खास करके अपना निजी प्राइवेट क्लिनिक है तो उसमें देखिए कभी वो मिस नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी कहानी है, कथा है, उसमें हम लोग को बहुत नहीं जाना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलिए, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब जिसमें अब ठेंगोना में कोई प्रॉब्लम हो गया, जनरल आदमी देख रहे हैं कि आम पब्लिक जो उनके पास आए हैं, पेशेंट आए हैं, बहुत इलिटरेट हैं, बहुत वैसी समझदारी नहीं है, वो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब तुरंत वहां से फरमान जारी करेंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, वो से नहीं होता है तो कभी कभी सीटी स्कैन भी कर देना है। अब सब में 60 से 70% पे पीसी बंधा हुआ, परसेंटेज बंधा हुआ। अब उसको ठेंगुना में थोड़ी सी परेशानी है तो अल्ट्रासाउंड भी कराइए रे भैया। ढेर से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और खास करके बड़े बड़े नर्सिंग होम जो हैं, बहुत नेम फेम वाले, आप ले लीजिए, आपका बिहार का एक जो पटना में है, नाम नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो बहुत इतना ने गिना गया है, ये पारस एक हॉस्पिटल का नाम सुने। पेशेंट लेके आया, तुरंत ऑक्सीजन लगा देता है, आईसीयू में डाल देता है, पेशेंट मर गया। और 3 दिन तक वैसे बहुत नाजुक स्थिति है, डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए जैसे भी होगा। उसमें भी पता चल गया, अरे हम लोग को राहत सहन से भी है, जनसामान्य लोग परख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट कंसर्निंग पर्सन हु आर रिलेटेड टू दैट पेशेंट। और मालदार पार्टी है, अच्छा 2-4 दिन रखा है, 4 दिन ऐसे भी रख दिया डेड बॉडी को और 5 लाख का बिल दे दिया। उसके बाद कहा कि देखिए हमने बहुत कोशिश की,
किंतु ईश्वर के मर्जी का आगे किसी का कुछ चलता नहीं। वो पता चला 2-3 बार तो ऐसा पकड़ाया भी है, बहुत बड़ा बवाल हुआ, बहुत बड़े हस्ती वाले आदमी है, तो अपने प्रभाव से बहुत इस तरह के मामले को दफन कर दिया जाता है। खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्या, कमोबेश यही स्थिति बहुत से ऐसे नर्सिंग होम की है। और किनका मैं उदाहरण दूं, ढेर सारे 10% अपवाद को मैं छोड़ दूं तो कुछ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि वास्तव में उन्हें आजकल का देवता मानना चाहिए, देवता कहा भी जाता है डॉक्टर को। तो एक शिव नारायण सिंह हुआ करते थे, एसएन सिंह, जो एशिया फेम के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं केवल कंपाउंडर को जो सैलरी वगैरह देता हूं उसके लिए मुझे फीस चाहिए। 10 रुपया फीस था 1990 ईस्वी में। डॉक्टर समुदाय के द्वारा जब कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में सबका मिलन जुलन हुआ तो खूब आलोचना हुई इसकी। हम लोग का अभी हम लोग 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया अपना फी रखे हुए हैं, ये ऐसा डॉक्टर है, बताइए कि 200 रुपया फी रखे। उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो हम निःशुल्क करेंगे। वो भी लेते हैं तो केवल कंपाउंडर को देने के लिए। बाद में बढ़ा करके उनको उस फी को 20 रुपया किया गया, जिसमें 500 रुपया ऐसे डॉक्टर का फी हुआ करता था, उसमें वो 20 रुपया लेते थे। और संजोग ऐसा था कि इस प्रकार के डॉक्टर के व्यवहार के कारण कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने आप फटकने नहीं देते थे। कहते थे बाबू एक कैप्सूल तुम्हारे कंपनी की जो है, एक कैप्सूल की जितनी कीमत है उस कीमत में मैं पेशेंट को पूरा ठीक कर देता हूं, इसलिए मेरे यहां नहीं हो, हम इसी दवा को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इस तरह के भी डॉक्टर होते, लेकिन अधिकांश डॉक्टर की वही स्थिति है। अधिकांश डॉक्टर की और ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत वास्तव में ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, जिनको मैं जन सामान्य की बात करता हूँ, आम डॉक्टरों की बात करता हूँ। चलिए डॉक्टर को भी छोड़िए, आप एक मेडिकल डिपार्टमेंट आ जाइए, आप नेता मंत्री को भी ले लीजिए, इतना ना भाषण देंगे। आज भी 10 to 20% वास्तव में ऐसे सेवक हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, किंतु 85% ऐसे डॉक्टर होते हैं, ऐसे सेवक होते हैं, नेता होते हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं किंतु जन कल्याण का कार्य कम, और अपना, अपने परिवार, अपने जनरेशन का कितना अधिक से अधिक उत्थान हो, विकास हो, करोड़ों अरबों रुपये कलेक्ट करके विभिन्न दृष्टिकोण से जमा कर लें, इस पर ज्यादा ध्यान देता है। और ऐसे लोग बड़ा बढ़ चढ़ का गरीबों का मसीहा, गरीबों का बेटा, न जाने गरीब, मेरा जन्म ही हुआ है आम तमाम नागरिकों की सेवा के लिए। तो बात को सेवा ही करना है तो दूसरे रूप में कीजिए ना भाई, पौधे पर जाके सेवा कीजिएगा क्या? बाबा आमटे को ले लीजिए, या इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे नहीं पद पर आएंगे, ऐसो आराम की जिंदगी बिताएंगे, लूट खसोट करेंगे। इसीलिए कवि का मुझे याद आती है उसी कविता कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। तो यानी जो भी पॉलिसी निर्धारित की गई पेपर पर, ज्यादा से ज्यादा पेपर पर, अब बाकी सब बंदर बाट ऊपर ही ऊपर होने लगता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे याद है कि केंद्र से जब पैसा आम जनता के हित के लिए भेजा जाता है तो 100 पैसा में महज केवल 15 पैसा ही
जनता तक पहुंच पाता। 85 पैसा कहां जाता है? मंत्री से लेकर के संतरी तक एकदम सबका परसेंटेज बंधा होता है। लेकिन उनका उस समय का जो था वो बच्ची के ही थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा करके उन्होंने कहा था। हम लोग के पास में जो हम लोग उस समय में स्टूडेंट लाइफ में थे, एग्जैक्ट डाटा जो था वो लगभग 11 पैसा का ही था। उसको बढ़ा करके 15 पैसा कहने में थोड़ा सा लज्जा भी आ रही होगी, लेकिन सच्चाई को कब तक आप झुठला सकते हैं? तो किंतु वर्तमान में जो स्थिति है, मैं प्रशंसा करता हूं। बहुत हद तक करप्शन को वर्तमान सरकार के द्वारा दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, किया गया है। तो किंतु ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर का भी, डिपार्टमेंट का भी यही हिसाब किताब। चलिए आ जाइए, और कौन सा विभाग ले लें? चलिए ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि वो पब्लिक सेक्टर में है उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, राज्य परिवहन है, एक बार में 100 गाड़ियां खरीद के दे दी गई शोरूम से निकाल करके कि आपको चलाने हैं, हिसाब किताब रखना है, कलेक्शन देना है समय से। 5 वर्ष के अंदर में गाड़ी का टायर तक बेच दिया जाता है। गाड़ी का एक एक पार्ट को उसके जो एम्प्लॉय होते हैं बेच कर खा जाते हैं। और वही निजी व्यक्ति विशेष की यदि गाड़ी रहती है, माना कि 20 लाख में एक कोच में निकाल लिया गया, तो 5 वर्ष में 2 कोच और रोड पर चला देते हैं। यानी यही है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। फिर उसी प्रकार से दूसरा डिपार्टमेंट ले लीजिए, सभी डिपार्टमेंट के, यानी कि सरकारी नौकरी मिल गई, सरकार का मोहर लग गया, अब ईमानदारी जाए हवा में, उससे मतलब नहीं है। आराम तलवी जीवन बिताना है और कार्य करना नहीं है। इसीलिए अधिकांश सेक्टर में इस प्रकार की स्थिति को महसूस करते हुए सरकार ने निर्णय ली कि जब तक इन क्षेत्रों, रेलवे को ले लीजिए, बैंक को ले लीजिए, लिंक नहीं है, अभी तो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लिंक नहीं है और भीतर तो सब मटर गश्ती कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। रेलवे को ले लीजिए, वही हाल है। मतलब जहां जिस डिपार्टमेंट पर नजर लगाइए वही स्थिति है। अंततः सरकार को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, यदि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में किया जाएगा तो सभी ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, अन्यथा जाएंगे। इसलिए हमारे समझ से निजी करना बहुत हद तक सही है। हाँ, कुछ क्षेत्रों को अपने हाथ में रखना चाहिए, उसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, किंतु अधिकांश सेक्टर में को, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में करने की सख्त आवश्यकता है। यदि अभी हमारे कुछ एक्सपर्टों ने, साइंटिस्टों ने दावा किया है कि चाइना की जो स्थिति है, चाइना से भारत आगे बढ़ के रहेगा। यदि यहां पर करप्शन समाप्त हो जाए तो भारत चाइना से बहुत आगे होगा। भारत की आम जनता में, पब्लिक में इस प्रकार का की क्षमता है, जज्बा है, यदि उनको सही दिशा दी जाए तो बहुत तीव्र गति से भारत आगे निकलेगा और दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इसीलिए इस प्रकार की लापरवाही, उदासीनता, कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए और अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको सरकार की ऐसी जो नीति बनाई गई है कि पब्लिक सेक्टर में
को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, इस प्रकार की नीति को हम जो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, यह सर्वथा उचित है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्यों सरकार को इस प्रकार की आवश्यकता महसूस करनी पड़ी और इसके विरुद्ध सरकार चली गई? इसीलिए कि सरकार भी महसूस कर रही है कि वास्तव में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 10 to 15% ईमानदार व्यक्ति का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, किंतु शेष 2% हैं जो भ्रष्ट है, बेईमान है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है और गलत तरीके से ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसके प्रति हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि बेईमानी है, गद्दारी है। इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए और इस अंकुश लगने के लिए ही इस प्रकार की पद्धति को, इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाने की सरकार को आवश्यकता महसूस हुई और इस ट्रैक पर सरकार कदम रखती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी क्यों प्राइवेटाइजेशन, क्यों इसकी आवश्यकता हुई? तो मैंने 2-4 उदाहरण दिया। उदाहरण तो सैकड़ों हैं। डिटेल्स में जब कक्षा लगता है कि कहीं अक्टूबर से चलने लगे विधिवत रूप से, तो डिटेल्स में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।